हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि नेहरू जी के बाद कौन आया, इंदिरा गांधी कैसे पावर में आती है, कैसे काम करती है, कैसी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब इसमें पढ़ते हैं इमरजेंसी के बारे में। हमने अक्सर इमरजेंसी के बारे में सुना होगा कि कैसे इमरजेंसी लगी थी। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर क्यों लगी थी, किसने लगाई थी और उसके पीछे कारण क्या थे। तो देखो, इमरजेंसी से पहले की बात बताई जा रही है कि इमरजेंसी लगने से पहले क्या हुआ था, भारत में क्या चीजें चल रही थी। तो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था और इधर भी बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी एक टावरिंग लीडर के रूप में उभरी थी। उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरा, हमने देखा कि पार्टी पॉलिटिक्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बहुत ही ज्यादा बिटर हो गया था। उस टाइम वो एक ऐसा टाइम था इमरजेंसी से पहले का जहां पर गवर्नमेंट और जुडिशरी मतलब कि कोर्ट और गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत सारे टेंशन्स आ रहे थे, इनके बीच में बन नहीं रही थी। उसी टाइम पे अपोजिशन पार्टीज को लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड बन गई है। गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनको अपनी पर्सनल अथॉरिटी बनाया जा रहा है। और उसी टाइम पे हमने देखा था कि कांग्रेस में स्प्लिट भी आ जाते हैं और कोर्ट और गवर्नमेंट का रिश्ता भी उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, कुछ पॉलिसीज लेकर आना चाहती है, लेकिन जुडिशरी कहती है कि आप ये पॉलिसीज लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि जो भी आप स्टेप उठा रहे हो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही थी, कांग्रेस क्या कह रही थी कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी जो राइट है वो वायलेट हो रहा है, बल्कि हम तो ऐसे लेकर आ रहे हैं पॉलिसीज जिससे गरीब लोगों को फायदा हो और कोर्ट जो है वो एक ऑब्स्टेकल बन रहा है हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में। तो ये उस टाइम पे चल रहा था। अब हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि क्या चल रहा था। तो देखो, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे इंडिया की उतनी अच्छी नहीं थी। इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी बिल्कुल भी नहीं हटी 71-72 में, क्योंकि हमारा वॉर जो था वो पाकिस्तान के साथ हो गया था। अब हमें अपने जो काफी सारे रिसोर्सेज थे वो मिलिट्री सेक्टर पे लगाने पड़े थे और इस वजह से हमने देखा कि ऐसा कोई हमको बेनिफिट उधर हुआ नहीं, बल्कि और ज्यादा नुकसान हुआ। और हमने देखा कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा हमारी खराब हो गई थी उस टाइम पर। हम एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो हम देख रहे थे, उसको फेस कर रहे थे। जब हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो उसी टाइम पे यूएस जो है वो पाकिस्तान की साइड ले रहा था, हमने ये भी देखा था। और बाद में वॉर खत्म होने के बाद यूएस जितनी भी एड मिल रही थी इंडिया को यूएस से, वो सब बंद कर देता है, हमें कोई भी हेल्प नहीं करता। उसी टाइम पे जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब ऑयल खरीदने के लिए अदर चीजों के प्राइसेस बढ़ा दिए गए थे, जिससे इन्फ्लेशन हो गया था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हमने देखा कि 23% महंगाई बढ़ी थी 1973 में और 30% महंगाई बढ़ी थी 1974 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो एकदम बहुत ज्यादा लो थी, तेजी से नीचे जा रही थी। और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो थी वो एकदम तेजी से ऊपर जा रही थी। अपना खर्चा कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी को जो है वो रोक लेती है, फ्रोज कर देती है। इससे और ज्यादा गुस्सा लोगों के मन में जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट भर जाता है, क्योंकि उनकी सैलरी रोक दी जाती है। उसी टाइम पे देखा गया कि मॉनसून फेलियर भी हुआ, बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं हुई तो काफी जगह ड्रॉट पड़ा, काफी जगह फसलें खराब हो गई। और फिर हमने देखा कि फूड ग्रेन आउटपुट भी जो था वो बहुत तेजी से जो है नीचे की तरफ जा रहा था, बहुत ही लो था, 8% कम हो गया था 1971-72 के टाइम पर। हमने देखा कि उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट कौन कर रहा था, अपोजिशन कर रहा था, साथ ही साथ स्टूडेंट कर रहे थे। सबका ये कहना था कि ये जो कंडीशन बनी है ये गवर्नमेंट के कारण बनी है, गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है कंडीशन को सुधारने के लिए। जगह जगह पर अपोजिशन पार्टीज जो है वो मिले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। करप्शन था, बेरोजगारी थी, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए जगह जगह अपोजिशन और स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई बारी साथ में मिलकर, कई बारी अलग होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
अब इसी में हमें गुजरात और बिहार के बारे में बताया गया है। हमें बताया गया है कि जनवरी 1974 में गुजरात में प्रोटेस्ट करते हैं। कौन करते हैं? स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या कहते हैं, किसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम महंगाई के अगेंस्ट और ये जगह जगह जो करप्शन हो रहा है इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पे घूस देना पड़ता है। तो इस करप्शन को लेकर और जो हमारे घर में जो नॉर्मल कमोडिटीज है, चाहे वो तेल हो गया, सब्जी हो गई, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो महंगाई जो बढ़ रही है उसके अगेंस्ट भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाद में ये जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है ना, इसे अपोजिशन भी ज्वाइन कर लेता है। तो स्टूडेंट और अपोजिशन की जो पार्टीज है वो आपस में मिलती है और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अब जब वो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं ना, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। देखो, गुजरात में किसी और की नहीं, कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया कि लास्ट में कांग्रेस को अपनी ही गवर्नमेंट को हटाकर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है। और उस टाइम पे मोरारजी देसाई, जो कि कांग्रेस ओ में आ चुके थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट को फ्रेश इलेक्शन कराने चाहिए, नहीं तो मैं इनडेफिनाइट फास्ट पे चला जाऊंगा जब तक कि कांग्रेस यहाँ पर इलेक्शन नहीं करा देती। जब इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया ना हर तरफ से, तो कांग्रेस ने कहा कि हम इलेक्शंस कराएंगे। जून 1975 में इलेक्शंस कराए भी गए और कांग्रेस इसमें बुरी तरह हारी। यही इसका रिजल्ट निकला। तो वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो हट गई। ये तो हमने गुजरात के बारे में पढ़ा। अब बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में मार्च 1974 में जो है प्रोटेस्ट करते हैं, वही स्टूडेंट्स ही प्रोटेस्ट करते हैं। और उनके मुद्दे क्या होते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई, करप्शन, दूसरा फूड स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ इन लोगों के बच्चों के मुद्दे होते हैं। इसी को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। और फिर इसमें अपोजिशन पार्टीज अभी नहीं आती है। अभी ये लोग जयप्रकाश नारायण के पास जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है वो पहले नेशनल मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए थे। दूसरा, एक सोशल लीडर थे, लेकिन अब इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को जो है छोड़ दिया था और ये बस अपना सोशल वर्क किया करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स इनके पास जाते हैं, जयप्रकाश नारायण से कहते हैं कि आप हमारा प्लीज साथ दीजिए इस प्रोटेस्ट में। आप आएंगे तो हमारा प्रोटेस्ट और बड़ा बन जाएगा और हमारी बात का वजन भी बढ़ेगा। तो इस मूवमेंट और प्रोटेस्ट को जब जयप्रकाश नारायण ज्वाइन करते हैं ना, तो 2 शर्तों पर करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट होगा वो नॉन वायलेंट होगा, इसमें हम हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ बिहार तक नहीं रह जाएगा, इसका एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होगा, मतलब कि ये पूरे इंडिया में ये मूवमेंट फैलना चाहिए, बस बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तभी इसी शर्त पर मैं तुम्हारे इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करूंगा। उनकी ये मांग जो है वो मान ली जाती है और वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो कुछ डिमांड्स रखते हैं सामने, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ से हटे। दूसरा, वो कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन हो, इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये कुछ जयप्रकाश नारायण अपनी डिमांड रखते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बिहार की गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है। फिर भी गवर्नमेंट जो बिहार में थी वो रिफ्यूज कर देती है रिजाइन करने से, और वो कहती है कि हम जो है रिजाइन नहीं करेंगे। अब जयप्रकाश नारायण का जब मूवमेंट चल रहा था तो उसका मेन एम यही था कि पूरे इंडिया में ये मूवमेंट फैलना चाहिए। और उसी टाइम पे हमने देखा कि जब जयप्रकाश नारायण बिहार के स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, सेम टाइम पर रेलवे स्ट्राइक भी हुआ था 1974 में, इसका भी बहुत बड़ा रोल था। और फिर लास्ट में क्या करते हैं जयप्रकाश नारायण, 1975 में वो लोगों की एक रैली निकालते हैं पार्लियामेंट तक। एक पॉलिटिकल रैली होती है और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली भी होती है। उनकी इस पावर को देखकर, इसकी हिम्मत को देखकर जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी कहती है कि जयप्रकाश नारायण के साथ हम भी है और हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो भी कहते हैं कि आपको इंदिरा गांधी का एक अल्टरनेटिव जो दिख रहा है वो जयप्रकाश नारायण में दिख रहा है। जयप्रकाश नारायण ही इंदिरा गांधी को रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये तो ऑपोजिशन पार्टीज का कहना था, लोगों का कहना था, स्टूडेंट्स का कहना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जयप्रकाश नारायण को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि जयप्रकाश नारायण की ये जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट वो लोग बात करते थे और वो लोग ये कह रहे थे, खासकर कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी ऐसा मानती थी कि उनके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके पीछे का कारण
इंदिरा गांधी से दुश्मनी है। ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस के अगेंस्ट है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट है। इंदिरा गांधी को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए वो लोग इंदिरा गांधी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये इंदिरा गांधी का उस टाइम पर मानना था। लेकिन सबसे बड़ा उस टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जुडिशरी के साथ। देखो उस टाइम पे कई बारी कुछ चीजें ऐसी कोर्ट के सामने आती थी कि कोर्ट को आंसर करना पड़ता था। तो उस टाइम पे एक केस था जहां पर कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी कि क्या पार्लियामेंट के पास या गवर्नमेंट के पास इतना राइट होता है कि फंडामेंटल राइट जो है लोगों के उसको अब्रिज किया जाए, उसे हटाया जाए या उसमें कुछ काट छाट की जाए। तो सीधा कोर्ट जो है वो कह देती है कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर कोर्ट से पूछा जाता है कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है वो गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है, वो हटा सकती है। तो यहाँ पर भी जो कोर्ट है वो कहती है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर कुछ ऐसी चीजें पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट लेकर आती है, उसमें कुछ राइट को कर्टेल कर दिया जाता है या अब्रिज कर दिया जाता है और कहती है कि ये तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर भी कोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब इससे जो है बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। अब टेंशन क्यों हो जाता है? देखो टेंशन होना जरूरी था क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आती। गवर्नमेंट को लगता है कि हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है, और कोर्ट का कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमें एक केस के बारे में भी बताया गया है कि 1973 में एक था केशवानंदा भारती केस। इस केस में क्या था, कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, चाहे गवर्नमेंट कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, वो कितनी ही पॉलिसी क्यों ना लेकर आ जाए, वो उन प्रिंसिपल्स को, उन राइट्स को जो है वो कर्टेल नहीं कर सकती, उसमें चेंजेस नहीं ला सकती, उसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकती। अब उस टाइम पे इससे भी ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी, वो थी कि चीफ जस्टिस इंडिया का उसी टाइम पे 1973 में चुना जाना था। अब क्या नॉर्मल प्रोसीजर तो ये था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज है उन्हें बना दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन क्या होता है, उस टाइम पे 3 जजेस जो कि बहुत ज्यादा सीनियर थे उनको साइडलाइन करते हुए, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए एक अलग जज को, जस्टिस A.N. रे को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और इसका कारण ये था कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने ही ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना जो रूलिंग दिया था, अपनी बात कही थी, इसीलिए उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। तो उस टाइम पर ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी कि क्योंकि जजेस ने गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला नहीं दिया, इसीलिए उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। तो ये उस टाइम पे टेंशन भी चल रहा था। काफी लोग जो इंदिरा गांधी के साथ में रहते थे या उनके सपोर्टर्स थे, वो तो ये बात भी करने लगे थे कि एक कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए और पार्लियामेंट की ही सुप्रीमेसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा था। फिर भी अल्टीमेट रीजन क्या था डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।